Hello everyone, welcome back to Magnet Brains and our today's topic is market capitalization. अब market capitalization होता क्या है? जब भी आप किसी भी कंपनी को किसी भी बैंक का डेटा आपको चाहिए हो या आप सर्च कर रहे हो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू उस कंपनी का उस बैंक का डेटा सर्च करने की कोशिश करते हो, यस और नो? राइट सो आप जब सर्च करते हो तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने स्क्रीनर पे देखा तो स्क्रीनर पे या किसी भी आप किसी भी वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू भी दिखेगी। पर अगर हमें पता ही नहीं है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है तो अगर हमें उसकी वैल्यू दिख भी गई तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये कंपनी हमें क्या बताना चाह रही है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन से या बैंक हमें क्या बताना चाह रहा है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो वही चीजों का आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू मार्केट कैपिटलाइजेशन सब क्लियर हो जाए। इसलिए आज का जो सेशन है उस सेशन में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन की होता क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, क्या करते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। एग्रीगेट यानी कि पूरे कंपनी की जो उसकी वैल्यू कहनी चाहिए हमें वो होती है किसी भी कंपनी की या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी भी बैंक की, किसी भी कंपनी की या किसी भी बैंक की। अब एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का चलो ये समझ में आ गया कि मार्केट वैल्यू होती है। अभी हम कुछ भी ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या रिलेट कर रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू की भाई इस कंपनी की या इस बैंक की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उसे ही हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। काफी हद तक ये दोनों चीजें बहुत राइट भी है कि मार्केट वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वन एंड द सेम थिंग, बट डिफरेंस कहां आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। हम बाकी सारी चीजों को भी एक बार रीड करेंगे बट उससे पहले में हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकाला कैसे जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, जो कोई भी कंपनी कोई भी बैंक यूज करती है, इज प्राइस पर शेयर इनटू शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एक कंपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, अगर उसका जो प्राइस पर शेयर यानी एक शेयर कितने का है, मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, एक शेयर है 10 रुपए का। शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग होता है यानी कि अब तक कंपनी ने पब्लिक से टोटल कितना पैसा ऑफर किया, कितने शेयर्स उसको ऑफर कर रहे हैं। पब्लिक ऑफरिंग जो है उसकी टोटल पब्लिक ऑफरिंग कितनी है, टोटल कुल मिला के जितनी भी पब्लिक ऑफरिंग होती है उसे कहते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि कंपनी ने अब तक आज की डेट तक उस कंपनी ने उस बैंक ने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, वो टोटल शेयर्स का अमाउंट यहां आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो 100 करोड़ ले लें या 100 लाख ले लेते हैं, या फिर चलो छोटा ही अमाउंट लेते हैं, हम लेते हैं 10 लाख। तो हमारा जो मार्केट कैप हो जाएगा, मार्केट कैप इज नथिंग बट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो हमारा मार्केट कैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 इंटू 10 लैक्स। तो हमारा इंटू करके जो भी अमाउंट आएगा विच इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 1 करोड़। ठीक है, यानी कि 1 करोड़। तो वो हो जाएगा कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू, टोटल एग्रीगेट मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया कि निकालने की बात। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल बात होगी कि चलो निकालना है तो हमने इस तरह से निकाल लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर इनटू शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर आउटस्टैंडिंग यानी जितना कंपनी ने या बैंक ने टिल डेट तक ऑफर किया वो शेयर्स हमें यहाँ लिखने हैं, और प्राइस पर शेयर यानी एक शेयर के कितनी प्राइस है। ये तो नॉर्मली आपको देखने को बहुत ही इजीली मिल जाता है डेटा किसी भी कंपनी का, और आपको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। वेरी सिंपल। बट ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना क्यों जरूरी है, किसी भी कंपनी या किसी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज भी तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई इसको कितना इंपॉर्टेंस देखना है, इसकी जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है इसको हमें इंपॉर्टेंस कितनी देनी है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपनीज हैं विच इज एबी लिमिटेड एंड द अदर वन इज टीयूवी लिमिटेड। ठीक है, एबी लिमिटेड ने एक शेयर ऑफर किया है 10 रुपए का, टीयूवी लिमिटेड ने ऑफर किया है एक शेयर
₹100 का। AB लिमिटेड ने एक शेयर किया है ₹10 का, TUV लिमिटेड ने किया है ₹100 का। अब आप मुझे बताओ, आपको इन दोनों कंपनी में से इन्वेस्ट करना है, आप किस में इन्वेस्ट करोगे? सो मोस्ट ऑफ यू से कि हम इन्वेस्ट करेंगे AB LTD में। क्यों कहोगे? मैं ही बता देती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई AB लिमिटेड तो ₹10 पर शेयर में दे रहा है हमें शेयर, इतना सस्ता, इसकी ग्रोथ तो पक्की है क्योंकि इतने कम में मिल रहा है, इससे बढ़ेगा तो सही, थोड़ा भी बढ़ेगा, हम बेचेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा तो हमें हो ही जाएगा। पर TUV LTD में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई TUV LTD एक ऐसी कंपनी है जो ₹100 का एक शेयर दे रही है, ऑलरेडी इतना महंगा, और मैक्स टू मैक्स अपनी लिमिट पे जाके दे रही है। अब ₹100 का एक शेयर देगी, इससे क्या ही ये बढ़ेगा? कम हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम TUV LTD में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा सोच रहेगी। और इस सोच के साथ हम इन दोनों में से चॉइस करेंगे कि हमें किसमें करना चाहिए, किसमें नहीं। अब इसको मैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। इसमें तो आपने सोच लिया, अपना डिसीजन हो जाएगा AB LTD। अभी आप अपना डिसीजन चेंज करोगे, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक है A घर, ठीक है, ये जो घर है ये घर नंबर A है, और एक है B घर। ठीक है, ये जो दोनों घर है ना, एक जो मिल रहा है वो 20 लाख रुपए में मिल रहा है, और दूसरा घर जो मिल रहा है 40 लाख रुपए में मिल रहा है। अब आप कौन सा घर खरीदोगे? यू टेल मी कि आप कौन सा घर खरीदोगे? आप बोलोगे कि हम लोग A वाला घर खरीद लेंगे, भाई 20 लाख का है। चलो आप बोलोगे पहले हमें एरिया बता दो, दोनों में कितना मिल रहा है। एरिया भी मैं आपको बता देती हूँ, दोनों में ही 1000 स्क्वायर फीट है, दोनों में ही हमें जो एरिया मिल रहा है 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, एरिया भी सेम है, पर यही घर हमें 1000 स्क्वायर फीट का 20 लाख में मिल रहा है, और ये घर हमें 1000 स्क्वायर फीट का 40 लाख में मिल रहा है। तो अब तो कहोगे डेफिनेटली हम यही वाला घर खरीदेंगे, यही घर हम खरीदेंगे भाई, 20 लाख का 20 लाख रुपए कम में मिल रहा है, यानी कि हमें फायदे की डील है, यही घर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात। पर अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो घर है इसका पर स्क्वायर मीटर कितना, पर स्क्वायर फीट कितना प्राइस है, तो इसका है 2000 और इसका है 4000। तो आप लोग कहोगे हाँ सही तो है, ये 2000 का है पर स्क्वायर फीट ये 4000 का है, यही डील फायदे में है। फिर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है फिलहाल मार्केट में, इस घर की पर स्क्वायर फीट जो वैल्यू चल रही है वो है 1500, वो है 1500, और इस घर की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो है 6500, वो है 6500। अब आप मुझे बताओ कि आप किस घर में इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट की वैल्यू इसकी 1500 चल रही है, और तब भी आप अगर इसे 2000 में खरीद लेते हो तो आप घाटे का अपना घाटा करोगे, राइट? आप अपना घाटे का जो है डील कर लोगे कि भाई 2000 पर स्क्वायर फीट में घर खरीद रहे हो आप, बल्कि 1500 स्क्वायर फीट इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। वहीं पे अगर आप घर हाउस नंबर B पे इन्वेस्ट करते हो तो जिसकी मार्केट वैल्यू 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रही है, 6500 पर स्क्वायर फीट, बट आपको 4000 में पड़ रहा है। आज आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो कल नहीं तो परसों इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको फायदा होगा। तो कौन सी है फायदे की डील, A या B? ऑफ कोर्स B। तो इससे मेरा समझाने का क्या मतलब था, ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पे हमें नुकसान हो जाता है। वहां पे हमें क्या हो जाता है, वहां पे हमें नुकसान हो जाता है। अगर अभी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, ये सारी इंफॉर्मेशन, तो हम कहाँ पे करते इन्वेस्ट? ऑब्वियसली हम घर A में इन्वेस्ट कर देते हैं, और घर A में इन्वेस्ट करने के बाद में पछताते कि हमारा डिसीजन जो गलत था, वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन जान के ही डिसीजन लेना चाहिए था कि वेयर टू इन्वेस्ट, राइट? अभी हमने जब पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, विच इज मार्केट वैल्यू क्या है किसी भी घर की, किसी भी इन्वेस्टमेंट, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये जाने बगैर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हो तो वहां आपको हो सकता है नुकसान। जैसा कि आपने एक बेसिक से एग्जाम्पल में देखा जो हमने अभी घर का डिस्कस किया। ठीक है, अब वापस आते हैं हम बैक टू दिस एग्जाम्पल, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो AB लिमिटेड है वो 10 रुपए पर शेयर में दे रहा है और TUV लिमिटेड हमें 100 रुपए पर शेयर में दे रहा है। अब इसी को हम ऐसे कर
सो शेयर आउटस्टैंडिंग अगर इसमें हम माने कि 1 करोड़ शेयर जो थे वो AB LTD ने ऑफर किए थे, वहीं TUV LTD ने 5 करोड़ शेयर ऑफर करे थे। तो अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें, अगर आपको अभी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाले तो इसका हो जाएगा 10 करोड़ और इसका हो जाएगा 500 करोड़। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों ही के मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अभी भी आप ये कहोगे कि भाई इसका कम है इसका ज्यादा है, बट इस मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि दोनों ही जो कंपनीज हैं ये कंपैरिजन के लिए नहीं है। व्हाई? बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है 500 करोड़ और दूसरे का सिर्फ 10 करोड़, यानी कि इसमें जो इनका साइज ऑफ द कंपनी में ही डिफरेंस आ रहा है। अब साइज ऑफ द कंपनीज क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज ऑफ द कंपनी भी बताता है, जिसमें आपको 3 कैटेगरीज मिलती हैं जो होती हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आपको ये तीनों ही कैटेगरी देखने को मिलेगी कि आपको ये तीनों ही कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं। अब आप सेम कैटेगरी की कंपनी को कंपेयर करोगे तो बात भी है, बट आप डिफरेंट कैटेगरीज की, ये लार्ज कैप में आ रही है, स्मॉल कैप में आ रही है, अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई कंपैरिजन बनता है नहीं। तो ये दोनों ही अपने अपने कैटेगरीज में फॉल होती हैं, तो इन दोनों में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैपिटलाइजेशन में करना चाहते हो तो आपको AB LTD में करना चाहिए। तो ये बताता है आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम ये तीनों भी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमने पीछे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जो भी कुछ पढ़ना है वो हम यहाँ से एक बार और रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली मार्केट वैल्यू बताता है वो किसी भी कंपनी या बैंक की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में इस कंपनी की, इस बैंक की क्या हालात चल रहे हैं, मार्केट इसे किस हिसाब से तोल रहा है। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिख रहा है तो आपकी उसको वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, next thing is, since it represents the market value of a company, it is computed based on the current market price, जो कि मैंने बताया था आपको, and it's the total number of outstanding share, आपके total outstanding shares कितने हैं, and market price यानी प्राइस पर शेयर जो हमने देखा था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, market capitalization also used to compare and categorize the size of the companies among the investors and analysts। आपने जैसा मैंने अभी देखा कि आपको साइज भी पता चलता है, अभी आपको पता चला दोनों ही एग्जांपल में कि दोनों के साइज कितने डिफरेंस थे, एक थी लार्ज स्केल की तो एक थी स्मॉल की। तो आपको साइज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्लियर मीनिंग पता है, जो कि आज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑल्दो आप बहुत सारी चीजों पे देख सकते हो किसी भी कंपनी में, किसी बैंक में इन्वेस्ट करने से, पी रेशियो, ROE, डेट टू इक्विटी, काफी रेशियो आप चेक करते हो बिफोर इन्वेस्टिंग, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और टू नॉट। बस हमें बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता क्या है किसी भी कंपनी के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 कैटेगरी में फॉल होता है, विच इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो हम इन तीनों कैटेगरीज को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज? लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज कौन सी होती हैं? सो दीज लार्ज कंपनीज हैविंग यूजुअली बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर मेजर प्लेयर्स इन वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज। ये लोग काफी एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज होती हैं, अपनी जो ग्रोथ है ना उसको काफी हद तक ये लोग जो हैं वो उन्हें पा चुकी होती है, मतलब अच्छी खासी एस्टैब्लिश, अपने बिजनेस को काफी हद तक बढ़ा चुकी होती हैं। तो एक अच्छी एस्टैब्लिश कंपनीज में आती हैं लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज। इनका जो कैपिटल रहता है काफी ज्यादा रहता है, इनकी मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, काफी टाइम से ये लोग मार्केट में बने हुए होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन लार्ज कंपनीज डज नॉट नेसेसरी ब्रिंग इन ह्यूज रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड। अब आप ये सोचो कि आज मैंने किसी लार्ज कंपनी में भाई इन्वेस्ट कर दिया है, भाई लार्ज कंपनी है तो मुझे तुरंत ही रिटर्न मिलने लगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब आप किसी भी लार्ज स्केल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको रिटर्न जो है, ह्यूज रिटर्न्स जो है वो बहुत जल्दी मिलने लगेंगे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको मिलने लगेंगे, ये जरूरी नहीं होता है। बट
इसमें क्या फायदा मिलता है कि आपको लॉन्ग टर्म के फायदे मिलते हैं इन कंपनी से जुड़े रहने में। क्या फायदे मिलते हैं? अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सोच के बैठना है भाई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में, शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें लॉन्ग टर्म के फायदे चाहिए तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, आपको प्रॉपर डिविडेंड पेमेंट्स भी होते हैं। तो लार्ज स्केल कैपिटलाइजेशन कंपनीज में आप इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। ठीक है, ये होता है लार्ज स्केल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज। पता कैसे चलती है कि कौन सी लार्ज स्केल है, कौन सी मिड है, कौन सी स्मॉल है? तो ये मैं आपको बता देती हूं कि फर्स्ट 100 कंपनीज जो होती हैं एज पर सेबी रूल, फर्स्ट टू 100 जो कंपनीज होती हैं, यानी पहले नंबर की कंपनी कहां पे, निफ्टी में आप देखते हो तो जो पहले नंबर की टॉप 100 कंपनीज जो हैं निफ्टी पे, वो आ जाती हैं लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में। ऑल्दो आप जब गूगल पे सर्च करोगे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको वेरियस अमाउंट के थ्रू पता चलेगा, या किसी भी कैपिटल कितना 10 मिलियन से ज्यादा है या, तो वो अलग बात होती है। बट अगर इजीली आप फाइंड आउट करना चाहते हो, और जो सेबी ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग, तो पहली 100 कंपनीज जो होती हैं वो लार्ज कैप में फॉल करती हैं। ठीक है, वो लार्ज कैप में फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि लार्ज कैप वाली कंपनीज कौन सी होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो आफ्टर दैट हमने जो डिस्कस किया था दैट इज मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। अब मिड कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज कौन सी होती हैं? तो मिड कैप कंपनीज आर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज दैट ऑपरेट इन एन इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। अब मिड में है यानी वो बीच में है, तो इसमें ग्रोथ होने की काफी चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमने बात किया था लार्ज कैप में कि उनकी जो ग्रोथ है वो काफी हद तक अपनी ग्रोथ पे पहुंच चुके हैं, जो उनका गोल था वो उनको मिल चुका है। बट जो मिड कैप है वो स्टिल ग्रोइंग कंपनीज हैं, वो अभी भी उनकी ग्रोथ जो है उनकी और होगी, वो और ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, सो मिड कैप कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी ग्रोथ जो है वो होगी, अपना बिजनेस जो है उनका एक्सपांड होगा, वो जो कंपनीज हैं वो और बढ़ेंगी, उनकी ग्रोथ और बढ़ सकती हैं। ठीक है, सो दे कैरी एन इनहेरेंटली हायर रिस्क देन द लार्ज कैप कंपनीज ऑफ कोर्स। अब वो मिड कैप है भाई, ग्रोथ भी हो सकती है तो वो नीचे भी जा सकती है, अगर वो उठ सकती है तो कोई भी चीज उतनी नीचे भी जा सकती है। तो लार्ज स्केल में थोड़े सा कम रिस्क रहता है, वहीं पे जो मिड कैप कंपनीज रहती हैं उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क आपको मिलेगा। ओके, बिकॉज दे आर नॉट एज एस्टैब्लिश्ड बट दे आर अट्रैक्टिव फॉर देयर ग्रोथ पोटेंशियल। हमें ग्रोथ के चांसेस बहुत दिखते हैं मिड कैप कंपनीज में, बिकॉज वो स्मॉल से मिड कैप तो बन चुकी हैं, तो ऑफ कोर्स मिड कैप से लार्ज कैप भी बन सकती हैं। तो ग्रोथ के पोटेंशियल जो रहते हैं मिड कैप कंपनीज में वो बहुत ज्यादा रहते हैं, बट यस रिस्क भी बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज दे आर नॉट established like large cap companies की तरह established भी नहीं है। तो एक तरह से रिस्क भी है, बट yes you can, if you can take a risk तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ग्रोथ के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं मिड कैप कंपनीज में। क्लियर? ओके, सो दिस इज कॉल्ड मिड कैप कंपनीज। अब हाउ टू आइडेंटिफाई कि मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? सो 100 से लेके 250 कंपनीज, यानी 100 से 250 कंपनीज के बीच में आपको जितनी भी कंपनी लाए करेंगी निफ्टी पे, वो सब कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज। ठीक है, वो सब कहलाती है मिड कैप कंपनी जो 100 से 250 तक, 1 से 100 इज लार्ज कैप, देन 100 से 250 इज मिड कैप कंपनीज। ओके, सो आप वहां जाके चेक कर सकते हो कंपनीज को, किसी भी जगह पे निफ्टी पे जाके चेक करोगे तो यू विल गेट दैट कि कौन सी कंपनीज 1 to 100 में आ रही है, दैट इज लार्ज कैप कंपनीज। 100 के बाद 250 तक जो आ रही है वो है मिड कैप कंपनीज। नाउ द लास्ट इज स्मॉल कैप कंपनीज। अब स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? जो आपको सबसे छोटी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो स्मॉल कैप कंपनीज। These small cap companies could be younger and or they could serve niche markets and new industries। जो न्यू established हुई हैं, वो अभी नई सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाती हैं हमारी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में। ठीक है, These companies are considered higher risk investments due to their age, the market they serve and their size। Okay, so of course कुछ नया है तो of course रिस्क ज्यादा होती है। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो we don't know कि what is going to be happen next, हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। so जब भी कोई चीज नई स्टार्ट होती है, जब उससे अभी सारी ग्रोथ, उसकी सारी चीजें अभी बाकी हैं, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज अभी उसने ग्रैब नहीं की है, अभी वो नई स्टार्ट हुई है, तो ऑफ कोर्स रिस्क जो रहती है नई चीजों में हमेशा ज्यादा रहती है। तो स्मॉल कंपनीज जो है वो नई कंपनीज हैं तो उनमें रिस्क थोड़ी सी तो ज्यादा होगी। ओके,
सो स्मॉलर कंपनीज विद फ्यूअर रिसोर्सेज आर मोर सेंसिटिव टू इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। अब हाँ, अगर बाय चांस मार्केट गिरा तो सबसे तेजी से जो कंपनीज गिरती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज ही होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिस्क और होता है कि कभी मार्केट गिरेगा तो ये वाली कंपनीज जो हैं वो सबसे तेजी से नीचे आएंगी और इनकी वैल्यू सबसे तेजी से घटेगी। तो यहाँ पे हमें नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की माना जाता है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई दी स्मॉल कैप कंपनीज, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो जो 250th कंपनीज के बाद आती हैं दैट इज स्मॉल, मतलब हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर 250th कंपनी के बाद जो आती हैं दैट इज स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, वो स्मॉल कैप कंपनीज में कहलाती हैं। अब हमने देख लिया लार्ज क्या आती है, मिड क्या आती है, स्मॉल क्या आती है। अब इन तीनों में कंपैरिजन तो देख लेते हैं कि हमें किस तरह से इन्हें देखना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो तीनों ही चीजों का हम एक कंपैरिजन भी देख लेते हैं। चलिए, हमने एक टेबल फॉर्म करी है, जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों के बिहाफ पे कंपैरिजन किया है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में क्या क्या है वो कंसिडरेशन, जैसे कि रिटर्न पोटेंशियल्स, रिस्क, वोलेटिलिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनके रिटर्न पोटेंशियल्स क्या होते हैं? उनके रिटर्न पोटेंशियल्स जो होते हैं वो थोड़े लो होते हैं। व्हाई लो क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये कंपनीज हैं ये ऑलरेडी जो है काफी हद तक, यानी लो अगर ना कह के हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मॉडरेट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी हद तक जो कंपनीज रहती हैं लार्ज कैप कंपनीज में वो बहुत अब तक स्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, स्टेबल कंपनीज होती हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब कर चुकी होती हैं, तो एक पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें उनको अब जो वो ग्रो करेंगे तो बहुत ही कम रेट से ग्रो करेंगी। ठीक है, जो लार्ज कंपनीज रहती हैं उनके रिटर्न पोटेंशियल कैसे रहते हैं? मॉडरेट रहते हैं। लो नहीं कहेंगे, हाँ वी कैन से दैट कि वो मॉडरेट रहते हैं। ठीक है, रिस्क कैसी रहती है लार्ज कंपनीज में? रिस्क काफी कम रहती है कि कभी मार्केट जो है वो गिरा भी तो लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो इतनी जल्दी उनका जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी जल्दी नहीं गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि वो काफी स्टेबल कंपनीज हैं, वो अपने आप को संभाल लेती हैं। तो मार्केट गिरता भी है तो लार्ज कैप कंपनीज जो रहती हैं उनमें रिस्क जो है कम लेता है। ओके, फिर वोलेटिलिटी की बात करें तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है? यानी कि शेयर के प्राइसेस में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, शेयर के प्राइसेस में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, तो वो भी इसमें कम ही रहता है। ठीक है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कितने लोग लार्ज कैप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? तो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वेरी हाई, काफी ज्यादा ही वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ये सारी ही लार्ज कैप कंपनीज में, लार्ज कैप में आते हैं। ओके, आफ्टर दैट मिड कैप। अब मिड कैप में क्या होता है? रिटर्न पोटेंशियल जो रहता है वो हाई रहता है। रिटर्न पोटेंशियल कैसा रहता है? हाई रहता है। व्हाई रिटर्न पोटेंशियल क्यों हाई रहता है? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ग्रोइंग कंपनीज हैं, ये ऑलरेडी एक्सपैंडिंग कंपनीज हैं, ये अपने आप को एक्सपेंड करने वाली हैं, तो ऑफ कोर्स रिटर्न पोटेंशियल भी इनका बढ़ेगा। तो मिड कैप कंपनीज का रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है। रिस्क भी इसमें जो है थोड़ी सी हाई रहती है। व्हाई? बिकॉज ये कंपनीज ऐसी रहती है कि मार्केट गिरेगा तो ये नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं मिड कैप कंपनीज में, क्योंकि बीच की कंपनीज हैं, इतनी ज्यादा स्टेबल कंपनीज नहीं है, ग्रोइंग कंपनीज हैं, तो इनका जो रिस्क रहता है वो भी इनमें ज्यादा रहता है। वोलेटिलिटी जो रहती है इनमें भी जो शेयर के प्राइसेस हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये भी इनमें हाई रहता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, इसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो बायकॉन जो कंपनी है एक, वो भी जो कंपनी है वो मिड कैप कंपनीज में आती है। ये सारे मैंने चार्ट्स में उठाया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 200 में आती है लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज जो होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? मिड कैप कंपनीज आती हैं आपकी 100 से लेके 250th कंपनीज तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्मॉल कंपनीज पे। अब स्मॉल कंपनीज में रिटर्न पोटेंशियल्स कैसे रहते हैं? वेरी हाई।
बिकॉज ये जो है ये तो अभी स्मॉल न्यू कंपनीज हैं, तो इनका तो ग्रो होना बाकी है। तो जैसे जैसे ग्रो होंगी हमें रिटर्न पोटेंशियल जो है इनके ज्यादा ही बढ़ेंगे। दैट्स वाई इनमें रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा होते हैं। रिस्क जो रहती है इनके अंदर वो भी वेरी हाई रहती है। रिस्क कैसी रहती है? रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि कभी मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले गिरेंगी कौन सी कंपनी? स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो सबसे पहले गिरती हैं। ओके, इनके जो शेयर्स हैं ऊपर नीचे इनके शेयर्स भी काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि न्यू कंपनीज हैं तो लोगों को जो है विश्वास कम होता है, तो शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू दैट होते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो कम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो अलाहाबाद बैंक, ईस्कॉट लिमिटेड, ये सारी कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आती हैं। तो मैंने किसी सब में आपको जो कंपेरिजन है वो मैंने आपको बताया कि लार्ज, मिड और स्मॉल में आपको किन चीजों को देख के कंपेयर करना है, किस तरह के रिस्क रहेंगे, क्या उनके मतलब होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में फॉल होती है। अब इस सब चीजों के बेसिक पे आप अपना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। ओके, सो होपफुली यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दैट कि क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी अंदर जो तीन कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो तीनों कैटेगरीज हमने डिस्कस करी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना तो जरूरी है, बट जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपैरिजन किन कंपनीज के बीच में करना है जो सेम कैटेगरी में फॉल होती हो, जो तभी हम एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे जब हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, बुराई किसी में भी नहीं है, आप लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड में भी, स्मॉल में भी, और आज जो स्मॉल है वो कल मिड भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, और आज जो लार्ज है वो कल स्मॉल भी हो सकती है। सो ये कोई बहुत फिक्स्ड नहीं है कि आज जो लार्ज है वो आज लार्ज रहेगी, कल जो मिड है वो मिड ही रहेगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, ये कि इट्स कीप चेंजिंग। ओके, ये चेंज भी हो सकता है। ओके, सो आई होप यू आर लाइक टुडेज सेशन, आपको अच्छा लगा हो और आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हो और सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी जो है आपको मिल गई हो। ओके, सो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू।